हेलो नाइन्थ क्लास। ये हमारा साइंस का पहला लेक्चर है जिसमें हम लेने वाले हैं हमारी साइंस टेक्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर जो केमिस्ट्री का है, दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। अब मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में आपको थोड़ा बहुत तो काफ़ी कुछ पहले से ही पता है, लेकिन फिर भी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग कि एक्चुअली मैटर होता क्या है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो दैट व्हाट इज मैटर। ओके, नाउ अब हमारी सराउंडिंग्स में, इन आवर सराउंडिंग्स, ऑल द थिंग्स विच वी सी आर मेड अप ऑफ सम और द अदर टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स। ओके, अगर आपसे कोई पूछे कि टेबल किससे बनी हुई है, एयर किससे बनी हुई है, क्लाउड्स किससे बने हैं, आप किससे बने हो, एनिमल्स किससे बने हैं, प्लांट्स किससे बने हैं, ऑल द थिंग्स which are living or non-living in this world are made up of actually matter। अब ये मैटर होता क्या है? मैटर एक्चुअली होते हैं छोटे छोटे वेरी टाइनी पार्टिकल्स। इतने छोटे पार्टिकल्स कि आप नेकेड आइज से तो देख ही नहीं सकते हो, सिंपल माइक्रोस्कोप से भी देख नहीं सकते हो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हो। कई सारे पार्टिकल्स तो इतने छोटे होते हैं कि हम उनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। They are actually very 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 tiny, very very small in size। Okay, so काफी समय से ह्यूमन बीइंग्स मैटर को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअली ये सारी चीजें किससे बनी हैं, पेपर किससे बना है, पेन किससे बना है, क्लाउड्स, हवा, पानी और लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सेल्स, ये सब बने किससे हैं, आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब किससे बना हुआ है। तो धीरे धीरे बहुत सारी रिसर्च करके हम लोग को आज तो पता है कि ये सब कुछ टाइनी पार्टिकल्स से बना हुआ है और उन टाइनी पार्टिकल्स को हम कहते हैं एटम्स। ठीक है, एटम्स को हिंदी में कहते हैं अणु। अणु आपको कमिंग सेशंस में, चैप्टर्स में आने वाला है। आज का तो हम मॉडर्न केमिस्ट्री के हिसाब से समझ सकते हैं कि मैटर जो है दे आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ओके, मैटर आर एक्चुअली मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ये आपको याद रखना है। दूसरी चीज़, जो हमारे पुराने फिलोसोफर्स होते थे, जो बहुत पुराने समय में, एंशियंट टाइम्स में इंडियन फिलोसोफर्स होते थे, बड़े बड़े विद्वान होते थे, नॉट ओनली इन इंडिया बट इन ग्रीस, इन मेनी अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दे ऑल्सो हैड सम अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैटर। लेकिन उनके हिसाब से मैटर जो था वो किससे बना हुआ था? उनका ऐसा मानना था कि जो पूरी दुनिया में लिविंग और नॉन लिविंग व्हाटएवर थिंग्स आर प्रेजेंट, they are all made up of 5 types of things। कौन सी 5 चीजें? पहला होता है एयर, दूसरा होता है वाटर, तीसरा होता है अर्थ, चौथा होता है फायर और पांचवा होता है स्काई। इसको इंडिया में जो इंडियन फिलोसोफर्स होते थे वो कहते थे पंच तत्व। ओके, बट व्हाट आर दीज पंच तत्व? अकॉर्डिंग टू ओल्ड पीपल, इंडियन फिलोसोफर्स एंड ग्रीक फिलोसोफर्स, they used to think that all the matter which is in this world, whether it is living or it is non-living, they were all made up of 5 types of things, जो मैंने अभी आपको काउंट कर रहा है। लेकिन today in modern chemistry we have a better view of chemistry और हम ज़्यादा डिटेल में जानते हैं, और यहाँ तक कि अब हमें ये भी पता है कि जो एयर, वाटर, अर्थ, स्काई, क्लाउड्स, all these things are even made up of smaller particles which are called as atoms। Fine। अब मैटर के बारे में इतना सब जान लिया है तो हमें पता होना चाहिए दैट हाउ टू डिफाइन मैटर, विच इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। व्हाट इज मैटर? तो कोई भी चीज, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास, एनीथिंग जिसका कोई ना कोई वेट हो या मास हो, वजन होता हो और जो स्पेस ऑक्यूपाई करती हो, वो चीज होती है मैटर। So for a simple definition, anything that occupies space and it has mass, anything that has mass, very important, and occupies space। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि किसी भी चीज के पास अगर मास और स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, सपोज पानी अगर कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है तो हम कहते हैं वो उसकी वॉल्यूम है। एयर कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगी तो हम उसको कैसे मेजर करेंगे? उसको वॉल्यूम के टर्म्स में मेजर करेंगे। तो कोई भी चीज जिसके पास मास है
और उसकी वॉल्यूम है तो हम कहेंगे कि वो चीज क्या कहलाती है, मैटर। आई मस्ट गिव यू मेनी एग्जांपल्स ऑफ मैटर लाइक पेन, टेबल, वॉल्स, रोड्स, ये सब स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, इन सब का मास होता है। वाटर, टी, रिवर में जो पानी होता है वो, क्लाउड्स, इनफैक्ट एयर में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, ऑल दीज थिंग्स दे हैव सम मास। भले वो मास बहुत कम ही क्यों ना हो या फिर बहुत ज्यादा ही क्यों ना हो, किसी भी चीज में अगर पार्टिकल्स हैं मतलब उसके पास मास होगा और वो वॉल्यूम कवर करेगा, वो कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, भले वो स्पेस छोटा सा हो या वो स्पेस बहुत बड़ा हो, हर उस चीज को कहते हैं मैटर। नाउ देयर आर सर्टेन अदर एग्जांपल्स आल्सो व्हिच आर नॉट मैटर। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं दैट इट इज वेरी कोल्ड टुडे, तो क्या ठंड लगना मैटर है? नो। और द फूड इज सो टेस्टी, तो ये जो टेस्ट का सेंसेशन होता है क्या वो मैटर है? नो। ना तो ये चीजों का कोई मास है, ना ये चीजें कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है। तो जो ऐसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं, इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होते हैं, सेंसेशंस होते हैं, दे आर नॉट मैटर बिकॉज दे कैन नॉट ऑक्यूपाई स्पेस एंड दे डू नॉट हैव मास. So any other thing which occupies space, all the other examples whether they are living or they are non-living are called as matter. They come under the term matter. Fine. Now अब दो चीजें हम इस मैटर के अंदर पढ़ेंगे. अब मैटर जो होता है उसको भी स्टडी करने के लिए दो एस्पेक्ट होते हैं. या तो हम उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ें और दूसरी चीज होती है हम उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ें. फिलहाल इस फर्स्ट चैप्टर में हम मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि फिजिकली मैटर कैसा होता है, उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज क्या होती है. केमिकली मैटर कैसा होता है हम आगे आने वाले चैप्टर्स में करेंगे. ओके. नाउ जो मैटर है इट इज एक्चुअली मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, वो तो हमने देख लिया है ना. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं उसमें दो चीजें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे. पहला दैट मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, जिसके बारे में हम अच्छे से समझ चुके हैं कि मैटर जो होता है वो किस तरह से पार्टिकल्स से बनता है. छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलके बड़ा मैटर बनाते हैं. कई बार जो पहले के जमाने के लोग होते थे उनको ऐसा लगता था कि अगर कोई वुड का ब्लॉक है, मान लीजिए कि मेरे पास ये एक वुड का ब्लॉक है, तो उनका ऐसा मानना था कि ये वुड का ब्लॉक जो है वो इतना ही है, उसको हम और छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड नहीं कर सकते, वो जैसा दिखता है वो वैसा ही होता है. लेकिन धीरे धीरे जैसे लोगों में समझ आने लग गई उनको पता पड़ा दैट दिस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू, अगेन इट कैन बी ब्रोकन एंड ब्रोकन एंड ब्रोकन, उसका पाउडर बन जाएगा. उस पाउडर के अंदर भी उसके मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स होते हैं. समझ में आया? तो एक्चुअली जो दिखता है वो ही नहीं होता, उसके अंदर भी बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं. फाइन. So matter is made up of particles that we know. Now what is the size of those particles? These particles, mark my words, are very small in size. इतने छोटे कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते. जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, ना तो हम उनको नेकेड आइज से देख सकते हैं, ना हम उनको चश्मे पहन के देख सकते हैं, ना सिंपल माइक्रोस्कोप से, ना कंपाउंड माइक्रोस्कोप से, इवन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी वो बड़ी मुश्किल से ब्लर इमेज उनकी हमको विजिबल होती है. ठीक है. सो दे आर वेरी स्मॉल इन साइज. अभी कितना स्मॉल, मीटर्स तो हो नहीं सकता, सेंटीमीटर भी काफी बड़ा है, मिलीमीटर भी नहीं, माइक्रोमीटर भी नहीं. माइक्रोमीटर तो बैक्टीरियाज होते हैं, लेकिन बैक्टीरिया भी पार्टिकल्स से बनते हैं, तो उनसे भी छोटी साइज को बोलते हैं नैनोमीटर. व्हाट वी कॉल इट? नैनोमीटर, जिसको आप शॉर्ट में एनएम भी लिख सकते हैं. अब ये नैनोमीटर कितना छोटा होता है, तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर्स. ये आपको पता होना चाहिए. प्लीज नोट इट डाउन समवेयर इन योर बुक. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. 1 नैनोमीटर इज द वेरी स्मॉल साइज एंड दिस इज इक्वल टू नॉट 10, 1 raised, okay, हाँ, yes, correct, 10⁻⁹ meters. Fine.
नाउ अब ये जो मैटर है इजीली स्टडी करने के लिए और उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हमने इस मैटर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। कौन से 3 पार्ट्स में? इन सभी मैटर्स को हम बेसिकली 3 टाइप के मैटर्स में स्टडी करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। वैसे तो और ज्यादा टाइप के मैटर्स भी होते हैं, बट जो सबसे कॉमनली यूज्ड टाइप्स ऑफ मैटर है वो है सॉलिड, लिक्विड और गैस। यस, but in this chapter you will learn about 2 more types of states, that is plasma and Bose-Einstein condensate, BEC. तो states of matter, there are more states of matter. In fact there are 7 or 8 states of matter, but they are out of scope of our studies. हमारे syllabus में है solid, liquid, gas, and 2 other states of matter are given, that is plasma and Bose-Einstein condensate, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं BEC। इन स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में आगे डिटेल से पढ़ने के लिए हमको थोड़ी सी प्रॉपर्टीज पता होनी जरूरी है, जो प्रॉपर्टीज मैं आपको भी बताने वाली हूँ। ओके, सो हमने अभी तक मैटर पढ़ लिया अच्छे से। मैटर पार्टिकल्स से बनते हैं, ये भी पढ़ लिया, लेकिन ये जो पार्टिकल्स होते हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। अभी प्रॉपर्टीज क्या है वो अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा तो ये चैप्टर आपने आधा कर लिया। ठीक है, अब क्या मेन 3 प्रॉपर्टीज होती हैं, 1 बाय 1 कवर करेंगे। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होती है पार्टिकल्स की, दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स ऑफ मैटर दे हैव स्पेस बिटवीन देम। आपने हमेशा पढ़ा है सॉलिड के पार्टिकल्स, लिक्विड के पार्टिकल्स और गैसेस के पार्टिकल्स कैसे अरेंज रहते हैं। आप किसी भी मैटर के पार्टिकल्स को ले लो, भले वो सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस, हर तरह के पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा बहुत तो स्पेस जरूर रहता ही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सॉलिड की बात करें तो उसमें पार्टिकल्स बहुत टाइटली पैक्ड रहते हैं। यस और नो? ऑफ कोर्स, दिस इज सॉलिड, all the particles are closely packed. This is liquid. Suppose liquid में particles कैसे रहेंगे, वो थोड़े से distant रहते हैं, they have more space between them. This is liquid. And what about gases? Gases have even larger space. They are very far away from each other, the particles in gases. And समझ में आया? तो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में डिफरेंस क्या होता है, ये हमारा आगे वाला टॉपिक है, लेकिन मैं अभी एग्जांपल के लिए आपको बता रही हूँ। दे हैव स्पेस बिटवीन देम, बट सॉलिड में जो स्पेस होता है, यू कैन सी दिस स्पेस, दिस लिटिल स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, ऑल्दो इट इज वेरी लिटिल बट इट हैज स्पेस। यस, दिस इज द स्पेस। व्हाट अबाउट लिक्विड? दिस इज द स्पेस व्हिच इज प्रेजेंट बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड. The space is more, and these are the gases. They have even more space between them. Look, you can see how much space they are having. Yes? So, all the particles, whether they are of any state of matter, they have space between them. किसी किसी में space बहुत कम होता है और किसी किसी में space बहुत ज़्यादा होता है. Now, our next point is, अच्छा मैं एक example के लिए आपको बता देती हूँ पहले. फॉर एग्जाम्पल, हम लेमोनेड बनाते हैं, या फिर हम लेमोनेड मीन्स नींबू पानी, या फिर जब वेन एवर यू एड सॉल्ट टू वाटर और वेन यू एड शुगर टू वाटर, आफ्टर डिजॉल्विंग इट एंड स्टिरिंग इट, व्हाट वी विल ऑब्जर्व कि धीरे धीरे जो शुगर के पार्टिकल्स होते हैं या क्रिस्टल्स होते हैं वो गायब होते जा रहे हैं, मतलब पानी में मिलते जा रहे हैं। तो वो जाते कहाँ हैं? हाँ, तो लेट मी एक्सप्लेन यू कि सपोज आपका वाटर है, इसको मैंने बहुत टाइम्स मैग्नीफाई किया है, और जब मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया तो सॉल्ट के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो क्रिस्टल्स ब्रेक डाउन होना स्टार्ट होंगे, एंड दे विल अरेंज देमसेल्व्स हियर
in between the spaces which are present in the water matter. Get it? So जो भी आपके वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उन हर मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस होगा और उस स्पेस में ये जो हमारे सॉल्ट के क्रिस्टल्स हैं उन क्रिस्टल्स के अंदर भी पार्टिकल्स हैं। ये पार्टिकल्स अपने आप को इस स्पेस में अरेंज कर लेंगे। In other words, we can say that particles of one matter occupy the space between the particles of other matter. तो इस तरह से हम अलग अलग मैटर के पार्टिकल्स को मिक्स भी कर सकते हैं। समझ में आया? यही होता है जब हम किसी भी चीज को किसी दूसरी चीज में डिसॉल्व करते हैं। आपकी शक्कर गायब नहीं हो जाती है या आपकी जो सॉल्ट है उसका पाउडर गायब नहीं हो जाता है। एक्चुअली वो क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक होने के बाद वो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेसेस प्रेजेंट हैं उसमें जगह ले लेते हैं और वहां पर अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। समझ में आया? फाइन। ओके, द सेम थिंग हैपेंस व्हेन वी ऐड मिल्क इन वाटर और anything when gets dissolved, the same phenomenon is happening, and what is actually happening, particle of one matter occupy the space which is available in between the particles of other matter. Okay, so this is clear that all the particles have space between them. Second important characteristics of particle of matter is that all the particles in any matter are continuously moving. The particles of matter are continuously moving. अब आप बोलोगे ये बोर्ड तो मूव ही नहीं हो रहा है, टेबल तो मूव ही नहीं हो रही, कोई पेड़ खड़ा हुआ है तो क्या बोर्ड के पार्टिकल्स मूव हो रहे हैं? ये सब मूवमेंट्स हमको दिखती नहीं है, but these movements are so slight and so less that we are not able to observe them. ये पार्टिकल्स मूव हो रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि अपनी जगह छोड़ के वो कहीं और चले जा रहे हैं, वो अपनी ही जगह पर वाइब्रेट होते हैं। एज यू हैव स्टडीड इन अर्लियर लेसन्स, आपने 8th स्टैंडर्ड में साउंड चैप्टर में भी पढ़ा था कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी जगह पर वाइब्रेट करते हैं। कुछ वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं जो हम उनको फील कर सकते हैं, कुछ वाइब्रेशंस इतने कम होते हैं या मूवमेंट्स इतनी स्लो होती है कि हम उनको फील नहीं कर पाते। तो ऑल द पार्टिकल्स, वेदर सॉलिड और लिक्विड और गैस, all the particles are moving at their places. They are never at rest. Okay, whether it is living thing or non-living thing, particles of matter are continuously moving. अब वो मूव कर रहे हैं इसका मतलब उनमें कोई ना कोई एनर्जी है ना? कोई भी चीज बिना एनर्जी के तो हो नहीं सकती। अब वो मूव कर रहे हैं, उनमें एनर्जी है, तो वो कौन सी एनर्जी है? उनके अंदर होती है काइनेटिक एनर्जी। All the particles of matter possess kinetic energy because they are continuously moving. Now, this kinetic energy, जितनी ज़्यादा kinetic energy होगी उतना ज़्यादा movement होगा। अब सबसे ज़्यादा movement आपको किस में दिखता है? Gases में। Yes. सबसे कम solids में। तो सबसे कम movement solid में होती है, उससे ज़्यादा movement liquid में, और सबसे ज़्यादा movement कौन कर सकते हैं? Gases। एक जनरल एग्जाम्पल है। फाइन। सो एक और चीज है जिसपे काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है, वो है टेम्परेचर। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज हमने एक इंसेंस स्टिक ली। इंसेंस स्टिक मतलब अगरबत्ती। एक इंसेंस स्टिक को हम निकाल के एक जगह पे रख देंगे, तो उसकी स्मेल को लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ेगा। अगर आप बहुत दूर बैठे हो तो इस रखी हुई इंसेंस स्टिक की स्मेल आप तक नहीं आने वाली। लेकिन क्या होगा अगर मैं इसको यहाँ से बर्न करूँ? जब मैं इसको बर्न करूंगी, व्हेन आई लिट दिस इंसेंस स्टिक, इसकी स्मेल अपने आप तक उड़ के आ जाएगी। कैसे? क्योंकि उसके पार्टिकल्स में मूवमेंट बढ़ गई। समझ में आया? एक और एग्जांपल लेते हैं। जब हम चाशनी बनाते हैं, शुगर सिरप, व्हाट हैपेंस व्हेन वी मेक शुगर सिरप? अगर हम कोल्ड वाटर में शुगर ऐड करेंगे, when we'll add sugar in cold water and we'll try to stir it and dissolve it, it will take a lot of time. बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, घुमाते रहो। But what happens when we warm the water and what happens when we boil the water and then start to add sugar? The sugar will quickly dissolve into the water. Why? जल्दी से क्यों डिसॉल्व हो गई?
ठंडी थी तो हो ही नहीं रही थी, और गर्म करी तो फटाफट डिसॉल्व हो गई। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स का मूवमेंट बढ़ गया। ठंडा था तो मूवमेंट कम था, मूवमेंट कम था तो मिक्सिंग होने में टाइम लग रहा था। लेकिन जैसे ही हमने मिक्सचर को गर्म किया तो मूवमेंट जो थी पार्टिकल्स की वो बढ़ गई, और जैसे ही मूवमेंट बढ़ गई फटाफट मिक्सिंग हो गई। समझ में आया? तो यहाँ आपको एक और चीज समझनी है कि ये जो टेम्परेचर है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मूवमेंट और काइनेटिक एनर्जी। ये आपको नोट डाउन करना है अगेन। जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी। आप टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। टेम्परेचर ज्यादा है तो मूवमेंट भी ज्यादा होगी, दैट मींस स्पीड भी ज्यादा होगी। अगर टेम्परेचर कम है तो पार्टिकल्स की स्पीड भी कम हो जाएगी। समझ में आया? अब यहाँ पर ये जो पार्टिकल्स अपने आप आपस में मिक्स हो जाते हैं, इस फिनोमिनन के लिए एक टर्म होता है जो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टर्म को हम कहते हैं डिफ्यूजन। अब आपने इंसेंस स्टिक गरम की थी, जैसे ही इंसेंस स्टिक को हमने जलाया अपने आप उसमें से पार्टिकल निकल के हवा में मिक्स हो गए, और मिक्स होके हमारे तक आ गए, और हमको इतनी अच्छी स्मेल आने लग गई। ये अपने आप हो रहा है, कोई जाके उसको घुमा तो नहीं रहा है हवा में। समझ में आया? तो when the particles of matter intermix with one another on their own, this is called as diffusion। समझ में आया? Now ये जो diffusion हो रहा है ये जिस स्पीड पे हो रहा है वो स्पीड बहुत लार्जली डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। मोर द टेम्परेचर मोर द स्पीड ऑफ डिफ्यूजन। आप किसी भी चीज की स्पीड कंसीडर करते हैं, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग वो चीज कितनी जल्दी हो रही है या कितनी स्लो हो रही है, तो उसको कहते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन। क्या बोलेंगे? रेट। सो रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन increases with increase in temperature। So dear students, अगर आप यहाँ तक समझ गए हैं मतलब आप 2 important characteristics समझ चुके हैं particles of matter की। मैं आप लोग को बताना चाहूंगी कि अगर आपके पास टेक्स्ट बुक्स है 9th स्टैंडर्ड की तो उसमें से आपको पढ़नी है एक्टिविटी 1.1, 1.2, 1.3, 4 एंड 5। अगर ये पांचों एक्टिविटीज आप पढ़ लेंगे, इन सबको मैंने यहाँ पर कहीं ना कहीं डिस्कस किया है। एक्टिविटी पढ़ के आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये सारे एग्जांपल्स हमने यहाँ पर किए ही हैं, पर यू हैव टू रीड द एक्टिविटीज, क्योंकि उन एक्टिविटीज में गिव रीजंस वाले क्वेश्चंस आते हैं। समझ में आया? नाउ वी कम टू आवर थर्ड पॉइंट, और द थर्ड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। That important characteristic of particle of matter is that particles of matter attract each other। Okay, third point is particles of matter attract each other। जैसे कि हमने देखा कि सारा मैटर, कोई भी चीज हो, लिविंग हो नॉन लिविंग हो, रॉक है, वाटर है, सैंड है, वुड है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वी आर देयर, टेक्स्ट बुक्स आर देयर, टेबल इज देयर, ऑल सॉर्ट्स ऑफ फर्नीचर एंड बिल्डिंग्स आर देयर, सब कुछ पार्टिकल्स से बना है ना। अब पार्टिकल का एक तो लॉ हमने देखा, दे हैव स्पेस बिटवीन देम। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक हमने देखी, दे आर ऑलवेज कंटिन्यूअसली मूविंग, दैट मींस दे हैव काइनेटिक एनर्जी। एंड द थर्ड इज दैट दे अट्रैक्ट ईच अदर। कोई भी चीज जुड़ी हुई क्यों रहती है? जैसे कि ये पेन ले लो आप, ये पार्टिकल से बना है, तो ये सारे पार्टिकल बिखर क्यों नहीं जाते? ये पेन का शेप बिगड़ क्यों नहीं जाता? इसका एक फिक्स्ड शेप क्यों है? क्योंकि इसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग और रिजिड स्ट्रक्चर किसका होता है? सॉलिड्स का। सॉलिड का शेप आप ऐसे ही चेंज नहीं कर सकते, है ना, उसमें आपको बहुत फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, उसको ब्रेक करना पड़ता है, अदरवाइज वो सॉलिड का शेप या स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता। क्यों? वो सॉलिड बहुत स्ट्रांगली, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से अट्रैक्टेड हैं। समझ में आया? तो कोई भी मैटर हो, वेदर इट इज सॉलिड और लिक्विड और गैस, सबके पार्टिकल्स एक दूसरे को किसी ना किसी फोर्स से अट्रैक्ट करके रखते हैं। सॉलिड में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है,
लिक्विड्स में ये फोर्स थोड़ा कम होता है और गैसेस में ये फोर्स और ज़्यादा कम होता है। ओके,